मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो फॉर्मूला इक्विटी मार्केट, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग और हर तरह की ट्रेडिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। और इस फॉर्मूला से मैंने कई लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है। तो ये फॉर्मूला जिसका नाम है जय हिंद फॉर्मूला, एक कारण से ये नाम पाता है। और इस फॉर्मूले को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप ऑप्शन बायर है या सेलर, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट कमाना हमारा लक्ष्य, और उसके बारे में बात करता हूं। तो चलिए आइए डिटेल में बताता हूं। आप लोगों ने बहुत सारा ऑप्शन स्टडी किया है, लेकिन आज इस ऑप्शंस को थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का तड़का देते हैं और दिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस हमारे लिए बड़ा रिजल्ट लेके आ सकते हैं अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय इन चेंजेस के ऊपर ध्यान दें। तो आज जो मैं बात करना चाहता हूं एक टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड एक ऑसिलेटर की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत क्लियरली आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं जिसको यूज करके आपको मार्केट की ना सिर्फ डायरेक्शन पता चलेगी, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कब इतना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ये भी साथ में मालूम पड़ेगा कि मुझे कितने समय तक मेरी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। तो ये पूरी चीज एक सिंपल से चेंज के साथ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो मैं पहली आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो सब अलग अलग तरह के होते हैं। जितने लोगों को पता नहीं है ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, आसान भाषा में लोग इसको इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट मुड़ना है तो राइट का इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर मतलब बाजार ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। हालांकि ऑसिलेटर एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है जिसका मतलब है एनीथिंग विच रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। कोई भी चीज जो अपने एक्सिस पे बार बार रोटेट करती है। ऑसिलेटर्स में सबसे सिंपल एग्जांपल होगा पेंडुलम, जो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जाता है। इसी तरीके से हम जो ऑसिलेटर्स डिस्कस करते हैं वो बायसेल के सिग्नल जनरेट करते रहते हैं, करेक्ट। तो ऑसिलेटर्स में आज जो मैं ऑसिलेटर डिस्कस करने जा रहा हूं, हो सकता है आपने इसका नाम पहले से सुना हो, लेकिन मेरी श्योरिटी है कि इस तरीके से नहीं सुना होगा। तो ध्यान से देखते क्या कहना चाहता हूं। ऑसिलेटर्स में कोई ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो डायरेक्शन बताते हैं, कोई ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो वोलेटिलिटी बताते हैं, कोई मोमेंटम बताते हैं, कोई वॉल्यूम्स बताते हैं। तो हमारा जो ऑसिलेटर है आज डायरेक्शन बेस्ड ऑसिलेटर है, जो डायरेक्शंस के ऊपर काम करेगा। लेकिन इस ऑसिलेटर को आपने पहले से सुना हुआ है। इस ऑसिलेटर का नाम है मूविंग एवरेज ऑसिलेटर। मूविंग एवरेज ऑसिलेटर कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन आज जिस दृष्टिकोण से आपको दिखाऊंगा अगले 5 से 10 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए वहाँ से देखते क्या हो रहा है। सो मूविंग एवरेज में आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज़ एवरेज। हम क्या बात करना चाहते हैं? हम किसी भी चीज़ का औसत निकालना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मेरे 2 एग्ज़ाम होने हैं और पहले एग्ज़ाम में मुझे 50 नंबर आए हैं 100 में से, मेरा एवरेज कितना है? 50%। अब मेरे को पापा ने बहुत ज़ोर से डांट लगाई और मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए अगले एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगा और मेरा एवरेज जो है उसको 100% ले आऊँगा। अब एक बार सोच के जवाब दीजिएगा कि मुझे कितने नंबर लाने होंगे कि मेरा एवरेज बढ़कर 100 हो जाए। तो सुमित बोंगे कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर ले, 100 में से ज़्यादा कितने नंबर ले आएंगे? 100 में से 100। तब भी मेरा जो टोटल बनेगा वो बनेगा 150 और आउट ऑफ 200, मतलब मेरा जो बेस्ट स्कोर आ सकता है दैट इज 75%। इससे ज़्यादा नंबर आने की तो संभावना बची ही नहीं। मतलब जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ पहले उसको ध्यान से सुनते हैं। मूविंग एवरेज इज अ लैगिंग इंडिकेटर। तो ये लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ मूविंग एवरेज जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये लैगिंग क्या होता है? लैगिंग मतलब स्लो चलने वाला, धीरे चलने वाला, मार्केट से पीछे चलने वाला। इसीलिए मूविंग एवरेज को ज़्यादातर लोग ट्रेंड कंफर्मेशन डिवाइस बोलते हैं। ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे करी जाती है? तो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, एक अच्छा फॉर्मूला लेके आया हूँ जिसको यूज़ करके आप सच में एक सही का ट्रेड बना पाएंगे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल के लिए डिस्कस करना चाहता हूँ। जो छोटा मूविंग एवरेज होगा और उससे जो बड़ा मूविंग एवरेज होगा, इन दोनों में से ज़्यादा लीडिंग कौन होगा? अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दोनों में से ज़्यादा लीडिंग कौन होगा? मतलब सपोज करते हैं मैं 4 दिन का एक मूविंग एवरेज बना रहा हूँ और वहीं मैं एक मूविंग एवरेज बना रहा हूँ जो कि
200 दिन का मूविंग एवरेज है, ठीक है। 200 दिन का मूविंग एवरेज मतलब पिछले 200 कैंडल्स को ऐड करेगा और 200 कैंडल्स की क्लोजिंग को ऐड करेगा और 200 से डिवाइड कर देगा। 4 दिन का मूविंग एवरेज क्या करेगा, 4 क्लोजिंग्स को ऐड करेगा और 4 से डिवाइड कर देगा। आपको क्या लगता है हमारे मार्केट की प्राइस को ज़्यादा क्लोजली कौन फॉलो करेगा? मेरे को ऐसा लगता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा क्लोजली हमेशा छोटा मूविंग एवरेज फॉलो करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और कैसे ये फॉर्मूला काम करता है वो दिखाना चाहता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी के ऑप्शंस के चार्ट पे भी आपको ले चलूँगा, लेकिन सबसे पहले हम निफ्टी के इस चार्ट पे एक इंडिकेटर को ऐड करते हैं, ठीक है। सो मैं फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मूविंग एवरेज को ऐड कर रहा हूँ। हम एक्सपोनेंशियल भी ऐड कर सकते हैं बट मेरे को उसमें फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 4 दिन का मूविंग एवरेज ले लिया, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको दूर से दिखाई दे जाए और ओके कर देते हैं। ये 4 दिन का मूविंग एवरेज है, ब्लू कलर में आप देख रहे हैं। प्राइसेस में कितना घुसा घुसा सा चलता है, एकदम उसके साथ चिपक के चलता है, राइट। उसी की बजाय मैं एक थोड़ा बड़ा मूविंग एवरेज लेता हूँ। मैं इतना बड़ा यानी कि मैं 200 दिन का नहीं लेते हुए सिर्फ 30 दिन का एक मूविंग एवरेज लेने की कोशिश करता हूँ और उसको मैं ब्लू कलर के बजाय एक रेड कलर का बनाता हूँ ताकि आप दोनों के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई कर दें। तो मैं अब एक 4 लगा रहा हूँ, दूसरा मैं 30 लगा रहा हूँ, देखिएगा। सो 30 वाला जो मूविंग एवरेज है इसकी वेट बढ़ा देते हैं और यहाँ देखिए आपको दिखाई दिया ये प्राइजेस से थोड़ा दूर चल रहा है। तो दोनों में से लीडिंग कौन है? दोनों में से लीडिंग हमेशा छोटा मूविंग एवरेज होगा और मैं इन दोनों के क्रॉसओवर से बाय और सेल का सिग्नल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अब कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे ट्रेडर्स हैं, 2 मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर आपको बताते हैं कि इस मूविंग एवरेज को इस मूविंग एवरेज के साथ क्रॉसओवर लगा दीजिए और बाय और सेल सिग्नल बनाइए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो आपके पास फॉर्मूला लेके आया हूँ वो उससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और मैं उस फॉर्मूले को आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, जो कि आपको समझ में आ गया है क्योंकि वो पिछले 4 दिन के क्लोजिंग को मिलाकर एवरेज निकाल रहा है, पिछले 20 दिन के क्लोजिंग को मिलाकर एवरेज निकाल रहा है। तो एवरेज के कारण वो हमेशा थोड़ा सा लैगिंग रहेगा। दूसरा, अगर मैं 2 मूविंग एवरेजेस को कंपेयर करूंगा तो जिस मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम छोटा होगा वो ज़्यादा लीडिंग होगा कंपेयर टू बड़ा वाला मूविंग एवरेज, राइट। तो अब हम इन 2 चीज़ों को साथ में लेके आ गए हैं, लेकिन अब हम हमारे सच के फॉर्मूला के ऊपर चल रहे हैं। तो हमारा सच का फॉर्मूला क्या है जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे को ये जो फॉर्मूला पसंद है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आपको इसका रियल स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। तो मैं 3 डेटा को यूज़ करता हूँ। सबसे पहले जो डेटा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो मैं यूज़ करता हूँ 4, सेकेंड नंबर पर मैं यूज़ करता हूँ 11 और थर्ड नंबर पर मैं यूज़ करता हूँ 18। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 4, 11, 18। ये 4, 11, 18 क्या है? ये मेरी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको यूज करके ऑप्शन सेलर्स ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाना सीख लिया है। ऑप्शन बाइंग के लिए भी बुरी नहीं है और स्टॉक ट्रेडिंग में भी काम आ रही है। तो ये एक ऐसी चीज है जो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स बहुत सुंदर काम कर रही है, लेकिन मुझे ऑप्शन सेलर्स को बताने में ज्यादा मजा आता है। तो चलिए सुनते हैं 4, 11, 18 है क्या। तो सबसे पहले मैं आपके ये 3 कलर से मिलाना चाहूंगा। ये जो तीनों कलर्स हैं ये कौन से हैं? तो मैंने जो कोशिश की है मैं बताता हूँ आपको। मेरी कोशिश ये है कि हमारा ये ग्रीन कलर हो, ये जो कलर है ये हमारा सैफरन कलर हो और बीच में जो है ये हमारे पास ब्लू कलर हो। आपको पता है इन 3 कलर की खास बात क्या है? ये तीनों कलर हमारे दिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के झंडे में दिखाई देते हैं। आइडियली बीच में वाइट कलर का फ्लैग होता है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि वाइट इस पर बहुत सुंदर दिखता नहीं, इसलिए हमने ब्लू कलर का अशोका चक्र यूज़ कर लिया है। तो अब हम क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं सैफरन, ब्लू और ग्रीन, ये 3 मूविंग एवरेजेस मैं एक साथ प्लॉट करके मार्केट में बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो एक बार ध्यान से देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि ये सबसे छोटा टाइम फ्रेम वाला कौन सा मूविंग एवरेज है। क्लियरली दिखाई दे रहा है 4 दिन का मूविंग एवरेज सबसे छोटा है। तो सैफरन जो है वो सबसे ऊपर, सबसे लीडिंग, राइट, हमारा इंडिकेटर होगा, ऑसिलेटर होगा। इसको मैं बोल रहा हूँ मोस्ट लीडिंग, जो सबसे तेज चलेगा। और ग्रीन वाले को क्या बोलना चाहिए? लीस्ट लीडिंग, जो सबसे स्लो चलेगा, फास्ट एंड स्लो। ठीक है।
अब मैं इन तीनों को यूज़ करके मेरे लिए ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड शुरू करता है, सबसे पहले 4 दिन का मूविंग एवरेज तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। उसके थोड़ी देर बाद 11 दिन का मूविंग एवरेज जागता है, अरे भाई बाजार तो ऊपर जा रहा है, चलो मुझे भी ऊपर जाना है। और लास्ट में 18 दिन का मूविंग एवरेज को याद आती है कि चलिए बाजार के साथ साथ ऊपर चला जाए। तो इन तीनों मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन से आपको ट्रेड जो मिलता है थोड़ा लेट मिलता है। पहली बात तो लेट क्यों मिलता है, क्योंकि ये पूरा ऑसिलेटर जो है वो लेगिंग ऑसिलेटर, लेकिन जब ये ट्रेड मिलता है तो ये एक अच्छा ट्रेंड आपको दे पाता है। तो मैं इसके टारगेट्स कैसे रखना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, कब एंट्री करना है, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। बट पहले हम एक ऑसिलेटर समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 3 कलर के मेरे पास लाइनें बन जाती हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहली लाइन जो बनाना चाहता हूँ वो मैं एक सैफरन कलर की बनाना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे जो मैं लाइन बनाना चाहता हूँ वो एक ब्लू कलर की लाइन बनाना चाहता हूँ। और सबसे लास्ट में जो मैं लाइन बनाना चाहता हूँ वो एक ग्रीन कलर की लाइन बनाना चाहता हूँ। देखिए, अब मेरी कोशिश यहाँ पे ये नहीं थी कि मेरे को कोई एक जगह पे ही इन तीनों को प्लॉट करना है, लेकिन मैंने किया क्या है, मैं आपके लिए वो चीज़ हाईलाइट करता हूँ। यहाँ देखिएगा, मैंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो जगह है जहाँ पे सबसे ऊपर सैफरन आ गया, बीच में ब्लू और सबसे नीचे ग्रीन कलर आ गया, ये मेरे इंडिया के झंडे के रूप में बन गया है। इसीलिए ये मेरा बाय सिग्नल है। यहाँ से स्टॉक कहाँ जाना चाहिए, यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। कब तक होल्ड करेंगे, क्या स्टॉप लॉस रखेंगे, 1 मिनट बाद उस बात पे आते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं बाय सिग्नल कब है। तो सबसे छोटा मूविंग एवरेज जब सबसे ऊपर आ जाएगा तो मेरे लिए बाय सिग्नल देगा। लेकिन खाली छोटे मूविंग एवरेज को यूज़ नहीं करते, तो हम तीनों को मिला के देखना चाहते हैं, छोटा, उसके बाद बीच में और सबसे नीचे सबसे बड़ा। जब भी इस सीक्वेंस में जम जाएंगे ये मेरे लिए बाय का सिग्नल बन जाएगा। तो चलिए इसको एक बार चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ। मैं आपको कैलकुलेट करके अच्छे से लगाना सिखाऊंगा, बट एक बार क्विकली आपको दिखाता हूँ मैं कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम कैसे चुनना है, इसको कहाँ पे लगाना है, बाइंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, सेलिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, मैं सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। लेकिन पहले एक जलवा तो देख लीजिए कि करता क्या है ये काम। मैं आपके साथ ये इंडिकेटर शो करना चाहता हूँ। यहाँ देखिएगा, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये एक बाय और सेल का सिग्नल जनरेट कर रहा है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा, देखिए सबसे ऊपर कौन से कलर का मूविंग एवरेज आ गया। कुछ नहीं करना है, हमें कलर नोट करना है। देखिए यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है ये बाय का सिग्नल दे रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर सैफरन, बीच में ब्लू और सबसे नीचे ग्रीन। तो यहाँ पे मेरे इंडिया का झंडा बन गया और मेरे लिए यहाँ पे एक बाय का सिग्नल जनरेट हो गया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं रिपीट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की बात आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये बॉटम पे नहीं मिला। आपने नोट करी ना ये बात कि यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं आया, ये थोड़ा सा लेट आया। क्यों लेट आया? क्योंकि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है और वो थोड़ा सा लेट ही इंडिकेशन देता है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बाय सिग्नल? सबसे ऊपर सैफरन, बीच में ब्लू, सबसे नीचे ग्रीन। तो चलिए आपके पास एक क्वेश्चन लेके आते हैं कि सेल सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए 1 मिनट सोच के जवाब दीजिएगा, खुद से विचार करना है आपको कि सेल सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बिल्कुल सही सोचा आपने, सेल सिग्नल बिल्कुल क्लियर। क्या करना होगा, जब इंडिया का झंडा उल्टा हो जाए, भगवान न करे जीवन में कभी ऐसा हो, लेकिन कभी इंडिया का झंडा चार्ट्स पे उल्टा हो जाए, यानी कि ग्रीन सबसे ऊपर आ जाए, बीच में आ जाए ब्लू और सबसे नीचे आ जाए सैफरन, ये हमारे लिए बन जाएगा एक सेल का सिग्नल। देखिए ग्रीन सबसे ऊपर, बीच में ब्लू और सबसे नीचे सैफरन, तो ये झंडा उल्टा हो गया, भगवान नगर इंडिया का हो, लेकिन हमारे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ से मार्केट हो गया नीचे और यहाँ से देखिए मार्केट में कितनी अच्छी फॉल आई है। अब इसको ऑप्शंस पे ले जाने से पहले आपके पास तीनों मूविंग एवरेजेस को कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लॉट करना है, कहाँ टाइम फ्रेम यूज़ करना है, उसके बारे में बात करता हूँ, फिर ऑप्शंस की तरफ ले चलूँगा, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आप लोगों को। इस बात को ध्यान में समझेंगे कि सबसे ऊपर कौन सा कलर चाहिए, सैफरन, देन ब्लू और सबसे नीचे ग्रीन। जैसे ये मिला, ये मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड सिग्नल हो गया। अभी ये जो चार्ट खुला हुआ है ये निफ्टी के 30 मिनट्स का चार्ट है। अगर मैं इस 30 मिनट्स के चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करके और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको एक 5 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या 5 मिनट के चार्ट में भी ये सिग्नल दे रहा है? आप यहाँ देखिए, एक इतना अच्छा बाय सिग्नल आया और यहाँ से स्टॉक ने कितनी अच्छी ऊपर की तरफ रैली दी। आपको दिख रहा है ना बाय सिग्नल कैसे आया? सबसे ऊपर सैफरन, बीच में ब्लू, सबसे नीचे ग्रीन। यहाँ से बाजार कहाँ जाना चाहिए? ऊपर। और ये देखिए वापस ऊपर। फिर से याद दिला दूँ कि ये बॉटम पे नहीं बताता, ये हमेशा लेट बताता है, क्योंकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरे को करंट मार्केट पर स्टडी करना होगा
तो आप क्या मुझे देख के बता सकते हैं इस समय बाय सिग्नल आ रहा है या सेल सिग्नल आ रहा है? आपको क्या चीज़ नोट करनी है? आपको नोट करना है सबसे ऊपर कौन है, बीच में कौन है, सबसे नीचे कौन है। तो अगर आपको कलर्स यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे, हमको क्लियरली दिख रहा है सबसे ऊपर ग्रीन, बीच में ब्लू, सबसे नीचे सैफरन, मतलब इंडिया का झंडा इस केस में उल्टा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें मालूम है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो बाय और सेल सिग्नल पहचानना इतना ज़्यादा सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ किया जाए। तो जिस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना पसंद है ये उस टाइम फ्रेम पे अच्छा काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करते मैं एक दिन का चार्ट यूज़ करना चाहता हूँ, क्या एक दिन के चार्ट पे भी हम ऐसे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए आपको क्लियरली दिखाई देगा। इस समय अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कौन सा सिग्नल चल रहा है, मार्केट बाय का इंडिकेशन दे रहा है या सेल का इंडिकेशन दे रहा है, अब आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं है कि बाजार किस तरफ जाने वाला है। तो इतना क्लियर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपना टाइम फ्रेम चुनना आ गया तो। अब यहाँ से एक और काम की बात करते हैं कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए और मुझे इसको लगाना कैसे चाहिए चार्ट के ऊपर। तो स्टॉप लॉस रखने के लिए मैं बहुत सिंपल आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको वापस मेरे कॉन्सेप्ट बोर्ड पे ले चलता हूँ। यहाँ पे जो हमारी ग्रीन लाइन की वैल्यू है ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करती है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा ग्रीन मूविंग एवरेज की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब अगर एक बाय सिग्नल आया है तो जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा है वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को लॉस की प्रोबेबिलिटी लगातार कम होती जाएगी और जैसे ही स्टॉक इस ग्रीन वाले के नीचे क्लोज हो जाता है, ग्रीन वाले मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाता है, मैं अपना टारगेट जो है उसको मान के स्टॉक से एग्जिट हो जाता हूँ। जो भी प्रॉफिट मिल रहा होता है, जो भी लॉस मिल रहा होता है, मैं उससे एग्जिट हो जाता हूँ। मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ। एक बहुत काम की बात बताता हूँ, ये गलत होगा अगर मैं बोलूँ कि एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी और इससे कभी किसी को लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी इस धरती पे ही नहीं है। तो आपको हमेशा इसका एक लिमिटेशन याद रखनी है। जब भी कोई टेक्निकल एनालिसिस पढ़े, कोई भी ऑप्शन एनालिसिस पढ़े, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस पढ़े, हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि ये इसकी लिमिटेशन क्या है। तो मैं इसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है वो मैं बता देता हूँ। लैगिंग इंडिकेटर है ये आपको पता है, इसकी एक लिमिटेशन है, ये साइडवेज में बहुत अच्छा काम नहीं करता है। अगर मार्केट आपको साइडवेज लग रहा है तो आप ये वाला मॉडल जो है इसको अवॉइड करेंगे ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड कम कर लेंगे चलेगा, लेकिन लॉस का ट्रेड हमें हर हालत में बचा के रखना है, हमें लॉस का ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार चार्ट पे वापस आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि इसको स्टॉप लॉस कैसे लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पे आते हैं, मैं वापस इसको 30 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे या 15 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो एक नई स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल दिखा था, करेक्ट। इस जगह पे मुझे बाय का सिग्नल मिला था, जहाँ पे सबसे ऊपर सैफरन आ गया, बीच में ब्लू, सबसे नीचे ग्रीन। इस बाय के सिग्नल में मेरे को क्लोजिंग प्राइस कितनी दिख रही है? मेरे को क्लोजिंग प्राइस दिख रही है 24,734। यहाँ से मेरे को बाय का सिग्नल आया और ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज की वैल्यू है ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। आप वैल्यू जानना चाहेंगे कितनी है? 24,734 और इसकी वैल्यू आ रही है 24,681, 24681। मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ उसने आपको एक बाय का सिग्नल दे दिया। उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक का प्राइसेस ऊपर जाता जा रहा है, आप देखिए आपका मूविंग एवरेज, मतलब ये स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता जा रहा है। अब आपका मूविंग एवरेज जो स्टॉप लॉस है वो 24,771 आ गया। बाजार ऊपर बढ़ रहा है, मेरा स्टॉप लॉस भी साथ साथ में ऊपर बढ़ रहा है। मतलब अब आपको किसी भी हालत में लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे एक ट्रेड में अंदर एंट्री कर चुके हो जो लगातार बाजार के साथ साथ ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। एक लाइनर और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ज़्यादातर लोगों को इस पे जाके दिक्कत आने वाली है कि भाई ये चार्ट आपने तो फट से लगा लिया, मैं कैसे लगाऊंगा। तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो एक काम करते हैं, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं शुरू से लगा के बताता हूँ कि आखिर इस चार्ट को कैसे प्लॉट किया जाता है, राइट। इंडिकेटर को कैसे प्लॉट किया जाता है इस चार्ट पे। तो मैंने इंडिकेटर्स पे गया हूँ, ये सबको मालूम है, ठीक है। और आप ऑल इंडिकेटर्स से या टेक्निकल इंडिकेटर्स में जाके मूविंग एवरेज सर्च नहीं करेंगे, आप सर्च करेंगे मूविंग एवरेज रिबन। क्या सर्च करेंगे? मूविंग एवरेज रिबन, ठीक है। मूविंग एवरेज रिबन आपने जैसे उसको सिलेक्ट कर लिया, मूविंग एवरेज रिबन इसको सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ पैरामीटर्स के साथ लग जाता है। मैं इसकी सेटिंग्स ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ आपको क्या याद से करना है। इनपुट्स में जाइए, यहाँ पे SMA सिलेक्ट कीजिए, इसको 4 सिलेक्ट कीजिए और ये केसरिया कलर चुन लीजिए। इसी तरीके से SMA क्लोज 4, 11 और ब्लू कलर
ऐसे में क्लोज 18 और ग्रीन कलर। इसके बाद से मैंने टिक हटा दिया क्योंकि मैं सिर्फ 3 ही मूविंग एवरेजेस यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने इन 3 मूविंग एवरेजेस को प्लॉट कर लिया है और मैंने इन तीनों मूविंग एवरेजेस को थोड़ा थोड़ा वेट दे दिया है। बस इतना सा काम आपको करना और ये बचा हुआ ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। तो आपको पता है कब तक के लिए होल्ड करना है, जब तक ग्रीन के नीचे क्लोजिंग ना मिले। कब स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ग्रीन के लेवल को स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। बाय कब करना है, जब इंडिया का झंडा बन जाए। और शॉर्ट सेल कब करना है, जब इंडिया का झंडा उल्टा हो जाए, मतलब सबसे ऊपर 18, बीच में 11 और सबसे नीचे 4। ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए ये जगह लाके एक बढ़िया बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ये बात अब तक सबको पता है, ऑप्शन मार्केट की जो प्रीमियम है उसमें गलने की स्पीड जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, राइट। इसीलिए ऑप्शन सेलर को इससे हमेशा ज़्यादा फायदा कमाने का मौका मिलेगा कंपेयर टू ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर के साथ आमतौर पर इंसान का सोच क्या है, ये तो भाई 1%, 2%, 3% साल का महीने का कमाने आए हैं, जो कि 100% सच नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके अपना परसेंटेज जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर लेते। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यही चार्ट को, इसी फॉर्मूला को एक ऑप्शन के चार्ट पे ले चलता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि डिफरेंस कितना बड़ा पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन का चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैंने कोई स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं किया है, मैंने कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं किया है, और ये 25,000 की कॉल है, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम इसमें कौन से समय पे क्या सिग्नल आ रहा था, लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा सिग्नल आ रहा था इस पर्टिकुलर जगह पे? आई एम श्योर अब आपको पता है, इस जगह पे बाय का सिग्नल आ रहा था। तो एक क्विकली दिखाता हूँ आपको। इस समय क्लोजिंग प्राइस चल रही है 238 और मेरा स्टॉप लॉस है 217, मतलब केवल 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ उसने आपको 238 पे बाय का सिग्नल दे दिया। अब उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ ये देखना शुरू करते हैं। स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। आप यहाँ तक देखिए 238 से ये बढ़ता बढ़ता 305, 303 रुपये तक आ गया। मेरा ग्रीन मूविंग एवरेज भी साथ साथ ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। और जैसे ही इस ग्रीन के नीचे क्लोजिंग मिली, मुझे यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए, मतलब 268 पे मुझे एग्जिट का ट्रेड मिल गया, मुझे यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। देखिए लैगिंग इंडिकेटर है, टॉप पे एंट्री नहीं करा सकता, टॉप पे एग्जिट नहीं करा सकता, ठीक है। अब एक दृष्टिकोण ऑप्शन सेलर्स के नज़र से देखते हैं। चलिए, अब इमीडिएटली उसके बाद आपको सेल का सिग्नल मिला है, ठीक है। ऑसिलेटर का काम है बाय सेल करना, तो उसने इमीडिएटली उसके बाद कौन सा सिग्नल दिया है मेरे को? सेल का सिग्नल दिया। आप पहचान सकते हैं कहाँ पे? एग्जैक्टली इस जगह पे। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड किया जाना चाहिए इसको देखते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस कितनी है? 256 रुपये। वो बोल रहा है 256 रुपये पे शॉर्ट सेल कर दो इस कॉल को। स्टॉप लॉस कितना लगाना है? तो स्टॉप लॉस लगाना है 275। तो मेरे को ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, या एक्चुअली 19 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ उसने मुझे सेल का ट्रेड दे दिया। 275 का स्टॉप लॉस लगा के 256 रुपये पे आप इसको क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। अब इस ट्रेड को देखेंगे आप, तो यहाँ से ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, और यहाँ पे जाके ये ग्रीन मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग आई है, जहाँ पे भाव कितना रह गया है? 69, मतलब 250-56 रुपये पे आपने बेचा और 69 पे जाके आपको उसको कवर करने का मौका मिला। मतलब ऑलमोस्ट 190-200 पॉइंट का प्रॉफिट आप एक ट्रेड से कमा सकते हैं। कौन कहता है कि ऑप्शन सेलर 1%, 1.5% कमाने के लिए आया है, राइट। ऑब्वियसली अगर मैं इसको ट्रेड करूंगा तो मैं हमेशा हेज के साथ ट्रेड करूंगा। मैं कभी भी नेकेड ऑप्शन राइटिंग नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा मार्जिन इंप्रूव हो जाता है, मेरी रिस्क जो है वो कम हो जाती है और मेरा आरओआई बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरे को तीनों चीज़ों का फायदा मिलता है अगर मैं हेज के साथ ट्रेड करता हूँ। तो हेजिंग रिलेटेड डिटेल में डिस्कशन करेंगे किसी और दिन, लेकिन होपफुली आज के इस वीडियो से आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर, दोनों को थोड़ा सा अगर टेक्निकल एनालिसिस का तड़का मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में अपना अकाउंट ले जा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर को भी यहाँ पे छोटा सा एडवांटेज ज़्यादा दिया गया है। क्यों? क्योंकि नेचर ऑप्शन का ऐसा है, प्रीमियम का ऐसा है कि समय के साथ उसकी वैल्यू लगातार क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ऑप्शन सेलर को यहाँ पे भी थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा है। मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको सेल का सिग्नल मिला है तो आपको ज़्यादा फायदा होगा अगर आप सेल करके ट्रेड करेंगे। क्या मैं इस समय बाय कर सकता हूँ? ऑफकोर्स आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉल में सेल मिला है तो मुझे शायद पुट में बाय का सिग्नल मिला होगा, तो पुट का बाय भी ट्रेड किया जा सकता है, कुछ गलत बात नहीं होगी। लेकिन स्टॉप लॉस आपके सामने क्लियर है। प्रॉफिट आपको जो मिलेगा बाइंग में वो कंपेरेटिवली कम मिलेगा, सेलिंग में प्रॉफिट जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगा। बाइंग करनी है सेलिंग करनी है वो आपका डिसीजन है, उसके ऊपर मैं परेशान नहीं करना चाहूँगा अब आपको, और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहूँगा मैं आपको। मैंने कई बार बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि सेलर जो है उसको एक एडेड एडवांटेज रहता है, क्योंकि टाइम वैल्यू जो समय के साथ घट रही है वो हर हालत में फ़ायदा देती है किसको? ऑप्शन राइटर को। आज इस
वीडियो के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मार्केट को देखने का एक नया नज़रिया मिला होगा। याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ 4, 11, 18 ये 3 नंबर्स आपको याद रखने हैं जो आपको फायदा देंगे मार्केट में ट्रेड करते समय। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी जय हिंद स्ट्रेटेजी जरूर कमेंट्स में बताना। अगर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए जो सिर्फ हम हमारे लिमिटेड प्राइवेट कम्युनिटी को देते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम है सीए सुमित मोंगिया उसको याद से ज्वाइन कर लीजिए। ये जो कंटेंट वहां पे मिलेगा वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपको इसको इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है, आप आपकी इस स्ट्रेटेजी को, इस प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहां पे आपको मेरे को डीएम करना है कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने कोई चार्ट निकाला है जिसको आप सच में मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो कितना अच्छा आपके लिए काम कर रहा है, तो भी आपको वहां जाके डीएम करना होगा। क्योंकि मैं यूट्यूब को फॉलो नहीं कर पाता हूं लेकिन मेरे डीएम्स को मैं जरूर चेक कर रहा हूं। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके या किसी अच्छे ट्रेड के साथ, तो इंस्टाग्राम पे डीएम करना है। और अगर ये स्ट्रेटेजी सुनकर मजा आया हो तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना नहीं भूलना है।